नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारा राजस्थान में। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि अगर केंद्र सरकार समय पर पर्याप्त वैक्सीन उपलब्ध कराए तो दिसंबर से पहले ही सभी प्रदेशवासियों को कोरोना का टीका लगाया जा सकता है। गहलोत ने राज्य में वैक्सीन की कमी पर चिंता जताते हुए कहा है कि राजस्थान में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के 42% से भी अधिक लोगों को प्रथम डोज वैक्सीन लगाई जाएगी। हमें औसत 1.75 लाख प्रतिदिन वैक्सीन की सप्लाई की गई है, जबकि प्रदेश में प्रतिदिन 15 लाख वैक्सीन लगाए जाने की क्षमता हमने बना रखी थी। उन्होंने कहा है कि इस प्रकार दिसंबर से पहले ही हमारी क्षमता के कारण सभी प्रदेशवासियों को वैक्सीन लगाई जा सकती है, परंतु जिस प्रकार से अभी केंद्र से सप्लाई हो रही है उससे हमें चिंता है। मुख्यमंत्री ने बताया है कि उन्होंने केंद्र में नए स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया को मंत्रालय का पदभार संभालने के दिन ही वैक्सीन की पर्याप्त सप्लाई के लिए पत्र लिखकर अनुरोध किया था। तो वहीं दूसरी तरफ राज्य निर्वाचन आयोग ने इसी महीने होने वाली पंचायती राज संस्थाओं के उपचुनाव के लिए चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। कार्यक्रम के अनुसार इन उपचुनावों के लिए 14 जुलाई को अधिसूचना जारी होगी और पंचायती संस्थानों के उपचुनाव के लिए 14 जुलाई को लोक सूचना जारी की जाएगी। इसके बाद नाम निर्देशन पत्र 19 जुलाई को सुबह लगभग 10:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक प्रस्तुत किए जा सकेंगे। नाम निर्देशन पत्रों की समीक्षा 20 जुलाई को होगी और नाम वापसी की अंतिम तिथि 20 जुलाई दोपहर 3 बजे तक रखी गई। 22 जुलाई को चुनाव प्रतीकों का आवंटन होगा। उपचुनाव के लिए मतदान का समय 25 जुलाई को प्रातः 7:30 बजे से शाम को 5:30 बजे तक रहेगा, जबकि मतगणना भी इसी दिन मतदान समाप्त के तुरंत बाद शुरू हो जाएगी। आपको बताते चले उप सरपंच के लिए चुनाव 26 जुलाई को होगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी और सचिव चित्रा गुप्ता ने बताया है कि राज्य की 50 ग्राम पंचायतों में सरपंच के रिक्त पदों और इन्हीं ग्राम पंचायत में उप सरपंच और वार्ड पंचों के रिक्त पदों पर उपचुनाव होंगे। भरतपुर का रुख करते हैं। आपको बताते चले जिले में दूसरा जामताड़ा बन रहे मेवात को देखते हुए अब संभाग मुख्यालय पर साइबर क्राइम थाना खोलने की स्वीकृति दे दी गई। प्रदेश में साइबर क्राइम पर नियंत्रण के लिए जयपुर के बाद अब भरतपुर में भी साइबर पुलिस थाना खोलेगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस संबंध में भेजे गए गृह विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। उल्लेखनीय है कि साइबर क्राइम की रोकथाम के लिए जोधपुर कमिश्नरेट और भरतपुर में पहले से ही साइबर क्राइम यूनिट बना दी गई। इसमें एक उप अधीक्षक, 2 निरीक्षक और 3 उप निरीक्षक सहित 15 पद स्वीकृत किए गए हैं। साइबर क्राइम यूनिट के इन 15 पदों को शामिल करने के लिए जोधपुर और भरतपुर में साइबर पुलिस थाना खोलने का प्रस्ताव गृह विभाग की ओर से भेज दिया गया है। संभाग स्तर पर साइबर थाना खोलने की स्वीकृति जारी होने के बाद अब बड़े आर्थिक अपराधों की जांच साइबर थाना करेगा। इसमें से 5 लाख रुपए से बड़े अपराध समेत अन्य मामले में साइबर थाने में दर्ज होंगे और इसके साथ साथ जबकि अन्य प्रकरण संबंधित रेंज के थाने अपने स्तर पर संभाले जाएंगे। हालांकि अनुसंधान में साइबर थाना उनकी मदद करेगा। वर्तमान में रेंज स्तर पर यहां आईजी कार्यालय में साइबर यूनिट संचालित है। इसका इंचार्ज सीओ स्तर के अधिकारी महेश है, जिनका हाल में तबादला हो चुका है। साइबर थाना खुलने पर आपको बताते चले नफरी की संख्या करीब 30 होगी और इसमें 1 सीओ, 2 से 3 सीओ और 4 से 5 एसआई और हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल शामिल होंगे। इसके अलावा अलग से संसाधन होंगे। वहीं मदद के लिए प्रोग्रामर, डेटा एनालिसिस के लिए विशेषज्ञ कर्मचारी होंगे। रेंज कार्यालय में संचालित साइबर यूनिट अभी जिलों की साइबर टीम की मदद करती है। तो अगली खबर जयपुर से आ रही है, जहां कोरोना की दूसरी लहर के बाद अनलॉक के दौर में धीरे धीरे जीवन पटरी पर आ रहा है। इसमें सभी खुश हैं। अनलॉक के साथ ही राजस्थान के पर्यटन स्थलों पर रौनक लौटने लगी है। ऑफ सीजन के बावजूद अनलॉक के पहले पखवाड़े में जुलाई के पहले सप्ताह तक 30,000 से ज्यादा सैलानियों ने पर्यटन स्थलों का भ्रमण किया है। ऐसे में राजस्थान पर्यटन विभाग भी अब राज्य में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए आपको बताते चले कई नवाचार करने जा रहा है। राज्य सरकार ने राज्य के बजट में पर्यटन क्षेत्र को फिर से खड़ा करने के लिए 500 करोड़ रुपए आवंटित कर लिए हैं। अब चूंकि कोरोना के चलते अंतर्राष्ट्रीय यात्री यात्रा करने में असमर्थ हैं, इसलिए पर्यटन विभाग अब घरेलू पर्यटकों पर ध्यान केंद्रित करेगा।
तो राजस्थान में मानसून की बेरुखी ने लोगों को पसीना पसीना कर रखा है, लेकिन इंतजार अब खत्म होने को है। मौसम विभाग के माने तो उदयपुर और कोटा संभाग में शनिवार शाम तक भारी बारिश होगी। उदयपुर संभाग तो तरबतर हो जाएगा और बारिश का सिलसिला 2-3 दिन तक लगातार जारी रहेगा। राजधानी जयपुर की बात करें तो यहाँ शनिवार शाम को हल्की बारिश की संभावना है, जबकि रविवार को तेज बारिश का पूर्वानुमान लगाया गया है। अगले एक सप्ताह तक मानसून की सक्रियता बनी रहेगी। मौसम में के चलते पर्यटकों की संख्या में भी इजाफा होने की उम्मीद जताई जा रही। मौसम विभाग का कहना है कि 10 से 13 जुलाई तक प्रदेश में जमकर झमाझम बारिश होगी। 10 जुलाई को भीलवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, झालावाड़ में भारी बरसात का येलो अलर्ट जारी कर दिया गया। वहीं 11 जुलाई को अजमेर, टोंक, भीलवाड़ा, दौसा, पाली और जोधपुर में भारी बरसात का येलो अलर्ट की संभावना जारी की गई। तो मेहंदीपुर बालाजी मंदिर राजस्थान के तहसील सिकराय में हनुमान जी का एक प्रसिद्ध मंदिर है। भारत के कई भागों में हनुमान जी को बालाजी कहते हैं। यह स्थान 2 पहाड़ियों के बीच बसा हुआ बेहद आकर्षक लगता है। यहाँ की शुद्ध जलवायु और पवित्र वातावरण मन को बहुत ही आनंद देता है। मंदिर के बारे में विस्तार से जानने के लिए आप ये रिपोर्ट देखिए। हमारे देश में बालाजी के अनेक मंदिर हैं, लेकिन आज हम आपको जिस मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं, उसके बारे में मान्यता है कि जिनके ऊपर काली छाया या फिर प्रेत बाधा का साया रहता है, उनसे मुक्ति पाने के लिए इस मंदिर में आते हैं। इस मंदिर का नाम मेहंदीपुर बालाजी है। बताया जाता है कि यहाँ पहुँचते ही बुरी से बुरी शक्ति जैसे भूत, प्रेत, पिशाच खुद ही डर से कांपने लगते हैं। ये मंदिर राजस्थान के दौसा जिले में है। मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन और अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए यहाँ दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। साथ ही मेहंदीपुर धाम नकारात्मक शक्ति और प्रेत बाधा से पीड़ित लोगों के लिए जाना जाता है और कहा जाता है कि नकारात्मक शक्ति से पीड़ित लोगों को यहाँ जल्द ही मुक्ति मिल जाती है। आपको बता दें कि बालाजी के सीने के बाईं ओर एक छोटा सा छिद्र है, इससे जल बहता रहता है। बालाजी के दरबार में जो भी आता है वह सुबह और शाम की आरती में शामिल होकर आरती की छींटे जरूर लेता है। माना जाता है कि ऐसा करने पर रोग मुक्ति और ऊपरी चक्कर से मुक्ति मिलती है। और साथ ही इस मंदिर में 3 देवता विराजमान हैं, जिनमें बालाजी, प्रेतराज और भैरव शामिल हैं। इन तीनों देवताओं को विभिन्न प्रकार के प्रसाद चढ़ाए जाते हैं। बालाजी महाराज लड्डू से प्रसन्न हो जाते हैं और वहीं भैरव जी को उड़द और प्रेतराज को चावल का भोग लगाया जाता है। बालाजी के धाम की यात्रा करने से कम 1 सप्ताह पहले प्याज, लहसुन, मदिरा, मांस, अंडा और शराब का सेवन बंद करना पड़ता है। साथ ही बालाजी को प्रसाद के 2 लड्डू अगर प्रेत बाधा से पीड़ित व्यक्ति को खिलाया जाए तो उसके शरीर में मौजूद प्रेत को भयंकर कष्ट होता है और वह झटपटाने लगता है। आमतौर पर मंदिर में भगवान के दर्शन करने के बाद लोग प्रसाद लेकर घर जाते हैं, लेकिन मेहंदीपुर बालाजी मंदिर से भूलकर भी प्रसाद को घर नहीं लाना चाहिए। ऐसा करने से आपके ऊपर प्रेत साया आ सकता है। बालाजी के दर्शन के बाद घर लौटते वक्त ये देख लेना चाहिए कि आपकी जेब या बैग में खाने पीने की कोई भी चीज न हो। यहाँ का नियम है कि यहाँ से खाने पीने की कोई भी चीज घर लेकर नहीं जाना चाहिए। और कहा जाता है कि यहाँ आने वाले श्रद्धालु जितने समय तक बालाजी की नगरी में रहता है, उसे ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। और जो भी यहाँ के नियमों का पालन नहीं करता है और उसे पूरा फल नहीं मिलता और अनिष्ट की आशंका बनी रहती है। बताया जाता है कि यहाँ पर चढ़ने वाले प्रसाद को दरख्वास्त या अर्जी कहते हैं। मंदिर में दरख्वास्त का प्रसाद लगने के बाद वहाँ से तुरंत निकलना होता है, जबकि अर्जी का प्रसाद लेते समय उसे पीछे की ओर फेंकना होता है। प्रसाद फेंकते वक्त पीछे की ओर नहीं देखना चाहिए। और ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं की श्रद्धा है कि यहाँ आने वाले के कष्ट खत्म हो जाते हैं।
तो राजस्थान के अलवर जिले में भानगढ़ किला अपनी वास्तुकला या फिर अपने इतिहास की वजह से ज्यादा प्रसिद्ध है। ऐसा माना जाता है कि इस किले के निर्माण के बाद से ही यहाँ पर कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई जिसकी वजह से आज ये किला भारत के सबसे अधिक शापित जगहों में से एक माना जाता है। इस किले से जुड़ी कुछ भूतिया कहानियां इस रिपोर्ट में देखिए। भानगढ़ किला राजस्थान के अलवर जिले के अरावली पर्वतमाला में स्थित है। इस किले के पास गोला गांव बसा हुआ है। भानगढ़ का किला ढलान वाले इलाके में पहाड़ियों के तल पर है, जो देखने में बेहद भयानक दिखता है। इस किले की बनावट से ज्यादा इसके भूतिया किस्सों की वजह से ज्यादा चर्चा में रहता है। आपको बता दें कि किले के परिसर में भूतिया अनुभवों और घटनाओं के डर की वजह से अब इस गाँव के किले से बहुत दूर हो गए हैं। हर कोई इस किले को भूतिया बताता है और अकेला इस किले में जाने से डरता है। हर किसी को बस यही डर रहता है कि भानगढ़ किले के भीतर आखिर क्या है। बता दें कि भानगढ़ किले के भूतिया किस्सों की वजह से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण या ASI ने स्थानीय लोगों और पर्यटकों को रात में किले में प्रवेश करने से मनाही की है। ये किला पूरी तरह से खराब हो चुका है और इसको देखने के बाद हर किसी के मन में बस भयानक